आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अगला चैप्टर है आपके थर्मल या फिर आप कह सकते हो हीट एनर्जी का। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी इन द सेंस पहले हमने बहुत अच्छे से जांच परख लिया कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या क्या चीजें पॉसिबल है। जैसे सबसे पहला, उसके पास उसकी स्पेसिफिक हीट होगी, हर बॉडी की एक स्पेसिफिक हीट होती है, उसकी कंडक्टिविटी होती है, उसकी लेटेंट हीट होती है। और कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब एक फेज से दूसरे फेज में जाता है तो वो कैसे जाता है, वो एक साथ दो प्रोसेस नहीं करता है। पहले वो स्टेट चेंज करेगा या तो पहले वो टेम्परेचर चेंज करेगा, इस तरीके से वो स्टेट चेंज करता है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ हीट किस किस मोड के थ्रू ट्रांसफर ऑफ हीट हुआ। पहला कंडक्शन, देन कन्वेक्शन, देन रेडिएशन। अब देखो इसी का एक अगला फेज है आपका जिसका नाम है, ये आपका चैप्टर 11 है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। पहले इसके बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पे एक दो वर्ड है, पहला है आपका थर्मो प्लस दूसरा है डायनामिक्स। थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, ठीक है ना। तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें हीट का मोशन पढ़ना है कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे हीट ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। अच्छा एक बात और, मैं एक छोटी सी बात, छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ पहले चीजों को समझने के लिए कि आखिर इस पूरे चैप्टर में वो कौन सी सेंटर ऑफ नॉलेज है जिसे हम पकड़ लें और ये पूरा चैप्टर हमारी ग्रिप में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं लेके चल रहा हूँ मैकेनिक्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है? डायनामिक्स। मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच है आपकी डायनामिक्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हम ये बात जानते हैं कि अगर एक बॉल है, ये लिया मैंने बॉल, और इस बॉल पे अगर मैं फोर्स को अप्लाई करता हूँ एफ, या पहले अभी इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, इस पे इस टाइम पे फोर्स की वैल्यू जीरो है प्रेजेंट टाइम में। तो अगर एफ की वैल्यू जीरो है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी? जीरो। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि इस समय ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पे है। और आप ये बात जानते हो लॉ ऑफ इनर्शिया के थ्रू कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया गया हो, ठीक सर है। हाँ सर इसमें हमने इस बॉडी को रेस्ट पे एज्यूम किया है। बच्चे, मैंने इस पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो मानी है। तो सर बट इससे तो ये हो सकता है ना कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तब तो फिर वो मोशन में रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हो। उस केस पे भी जो उस पे नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है। मतलब वो या तो लगातार, यही बात तो इनर्शिया कहती है ना बच्चे, कि या तो वो रेस्ट पे रहेगा तो रेस्ट में ही रहेगा, absence ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, absence ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब अगली बात आती है, हमने ऐसी कौन सी बॉडी पढ़ी जो कि विदाउट फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स मोशन में है? रेयर केस में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है। तो एग्जाम्पल हमारे लिए क्या है? एग्जाम्पल हमारे लिए रेस्ट का है। हम दोनों चीजों से इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर।
तो हमने यहाँ पे ये अज्यूम ही किया है कि ये बॉडी अगर एक्सेलरेशन 0 है, दैट मीन्स रेस्ट पे। ये हमने अज्यूम ही किया है क्योंकि ये यहाँ से पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होती तो हम कहते हैं कि ये कैसे मोशन में है। ठीक है, तब हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अब हमने क्या किया, अगला एक केस लगाया और इस पे एक फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही फोर्स अप्लाई किया, ये ऑब्जेक्ट मूव करके कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब ये यहां से कहाँ पहुंच गया, इस सिचुएशन में आ गया। किस पे, जब हमने इस पे फोर्स ऑपरेट किया। तो इस पूरी फिनोमिना में कॉज क्या है, मोशन का कॉज क्या है। अगर मैं इस कंडीशन का कॉज पूछूं तो आप क्या बोलोगे, क्या है कॉज। फोर्स अप्लाइड एफ। अप्लाइड फोर्स, बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं इसी के इक्विवेलेंट एक सिस्टम लेता हूं, देखो मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया और इस पे हीट देना स्टार्ट किया। तो हीट देने की वजह से ये जो ऊपर या फिर यहाँ से अगर इसके आगे मैं एक टरबाइन लगा देता हूँ, एक यहाँ पे मैं फैन लगा देता हूँ। लास्ट की इस पे आपने इस चीज को भी देखा था, मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ से अगर गैस ऊपर की ओर निकल रही है तो ये टरबाइन क्या है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है ना, करेगी। तो इसके रोटेशन की वजह क्या है, इसकी रोटेशन की वजह ये हीट है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फोर्स था। तो अगर हम इस हीट के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले लें, देन ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारी ग्रिप में होगा। बात समझ आई। कॉज क्या है, कॉज हमारा हीट है। ठीक है बच्चे। यस यस सर। सर। अब अगली बात, अगर हम किसी भी कॉज की बात करते हैं या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं या किसी फिनोमिना की बात करते हैं, तो वहां सबसे पहले हमें एक सिस्टम चाहिए होता है। सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जैसे ये बॉल, अगर मैं कह रहा हूँ ये फुटबॉल नहीं है, भाई आपको अलग अलग बॉडी के लिए जो फोर्स की वैल्यू होगी अलग अलग होगी। ये एक स्फेरिकल बॉडी है, सिलेंडर होती तो उसका ज्यादातर पार्ट हमारे अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में होता, तो ये फोर्स चेंज हो जाता। अगर यही आपकी क्यूबिकल होती तो वो और ज्यादा होता, ये फोर्स और भी चेंज हो जाता। यहाँ पे कांटेक्ट में सिर्फ कुछ पार्ट आ रहा है, सबसे मिनिमम पार्ट आ रहा है अर्थ के, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम। तो कहने का मतलब ये है कि सारा सारा ये जो सारे कॉज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इस सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है जो हमने कंसीडर किया। फुटबॉल, क्यूब, सिलेंडर, बिल्कुल ऐसे ही जहां भी हम एक सिस्टम को कंसीडर करते हैं उस सिस्टम का नाम होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात करेंगे। थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो यहाँ पे जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो आपका क्या है, वो हमेशा पिस्टन फिटेड सिलेंडर होगा। पिस्टन फिटेड सिलेंडर क्या होता है, हम एक इस तरीके से ये ले लिए, ठीक है, और इसके ऊपर भी यहाँ पे हम पिस्टन बना देते हैं, ये रहा पिस्टन जो कि यहाँ से मूव कर सकता है। ये यहाँ पे इस तरीके से हम एक की लगा दी है जिसको टाइट करने पे इस पोजीशन में ये टाइट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा।
हम इसी की स्टडी करेंगे पूरे टाइम। अब अगर हम बात करें इस सिस्टम की, जैसे ऊपर हमने काइनेमेटिक्स में इस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा था। हमने कहा था इसका मास क्या होगा, m, इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, रो, इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, r। इस तरीके से इस सिस्टम के कुछ वेरिएबल्स मिले थे हमें। जैसे हम r को चेंज करेंगे तो इसका मास चेंज होगा, इसकी डेंसिटी को चेंज करेंगे और इससे मिलकर इसका वॉल्यूम बनेगा। तो ये कुछ वेरिएबल्स बने इसके, तो ये काइनेमेटिक्स के वेरिएबल्स कहलाए। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये पिस्टन फिटेड सिलेंडर है तो इसमें क्या होगा, मटेरियल के नाम पे ये होगा गैस पार्टिकल। हमने कहा ये इसके अंदर गैस पार्टिकल इस तरीके से फील है। तो इसका प्रेशर P, इसका वॉल्यूम मान लिया V, इसका टेम्परेचर मान लिया T। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी उसको हम बाद में बोलेंगे। हमने कहा इस पिस्टन में ये तीन चीजें कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। ये तीनों चीजें कांस्टेंट है। मतलब हमने इसमें फिल किया किसी एक डेफिनिट प्रेशर P पे गैस को, डेफिनिट वॉल्यूम V में और डेफिनिट टेम्परेचर T पे, और इसको यहाँ से मैंने टाइप कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस पूरे क्या कहते हैं कांस्टेंट की बात करता हूं, तो यहाँ पे m, इस बॉडी का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर इसके शेप और साइज को हम चेंज ना करें तो रहेगा ना। इसकी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसका R हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब अगर हम इसके रेडियस को चेंज करते हैं, अगर हम इसके रेडियस को चेंज करते हैं तो इसके वॉल्यूम में फर्क आएगा, वॉल्यूम से मास में फर्क आएगा। मे भी हो सकता है मास अपॉन वॉल्यूम अगर सेम रेशियो से चेंज होगा तो डेंसिटी में नहीं आएगा। ठीक है। वो हम उस तरीके से सेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दोनों केसेस हमारे पास है। अब ऐसे ही अगर, तो ये इसके वेरिएबल होने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, प्रेशर का चेंज होना। अगर हम इस पे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, जैसे यहाँ पे हमने फोर्स लगा के इसका रेडियस चेंज किया, तो ये सारे भी वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। इसलिए ये इसके वेरिएबल्स हैं। हम इसको श्रिंक कर दें, हम इसे कंप्रेस कर दें, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसमें चेंजेस करते हैं और ये सारे टर्म चेंज होते हुए दिखते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये इसके वेरिएबल्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर इस सिस्टम पे भी हम एक्सटर्नल फोर्स ऑपरेट करें और ऑपरेट करने पे अगर इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम और इसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, देन ये तीनों भी क्या होंगे, इस सिस्टम के वेरिएबल्स होंगे। तो पहले देखते हैं कि होता क्या है। हमने इसे एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे हीट देना स्टार्ट किया, हमने यहां से इसे हीट देना स्टार्ट किया। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ के जो ये पार्टिकल हैं वो इस हीट को पाके वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे अपने पोजीशन के अलाउंड। तो अपने से ऊपर वाले पार्टिकल को वो हिट करेंगे, और जब वो हिट करेंगे तो जो इनकी एनर्जी है वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल, ऊपर वाले गैस पार्टिकल को ट्रांसफर हो जाएगी हिट करते ही। अब जैसे ही ये वाला पार्टिकल एनर्जी पाएगा वो अपने ऊपर वाले पार्टिकल को हिट करेगा। फिर ऐसे करते 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 यहाँ पे एक जो पार्टिकल होगा वो इस सरफेस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, एक फोर्स। इसीलिए मैंने एक एरो बताया इनिशियली। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, ऐसे ही बाकी भी पार्टिकल आ आके इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे इसको हीट मिल रही है इस एक सरफेस पे, भाई इस सरफेस का एक एरिया होगा, ये कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में होगा। ठीक है। ये हमारा पिस्टन था। तो ये इसके हर एक पार्ट पे क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। आपको पता है किसी एरिया पे अगर फोर्स अप्लाई करो तो जो क्वांटिटी बनती है वो क्या बनती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर।
तो एक डेफिनेट टाइम के बाद ये एनर्जी पाते पाते आप ऐसा समझो कि यहाँ पे इस सिलेंडर ने इसको 10 न्यूटन से, या इसके ऊपर आप ऐसा करो कि यहाँ पे आप कुछ रेत रख दिए हो, जिस रेत की वजह से ये रुका हुआ है, और इस रेत का जो नीचे की ओर वेट काम कर रहा है वो 10 न्यूटन है। तो 10 न्यूटन तक जब ये फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन तक आएगी तब तक ये यहाँ से हिलेगा नहीं। लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू 10 न्यूटन के ऊपर जाएगी, ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी को बॉयल करो और ऊपर से ढक्कन बंद कर दो, तो शुरुआत में तो वो ढक्कन ऐसे ही रखा मिलता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो ढक्कन धीरे धीरे उठने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो ट्रैक्टर के ऊपर का पोर्शन होता है, जब ट्रैक्टर को एक्सेलरेट करो वहां से गैस मॉलिक्यूल ऊपर आते हैं, तो वो ट्रैक्टर के ऊपर वाले पार्ट को ऐसे से करते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही यहाँ पे इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ये जो पिस्टन है ये मूव करता करता थोड़ी देर के बाद कुछ यहाँ आ जाएगा। हमने ऐसा माना। तो अगर ये मूव करता करता यहाँ पहुंच गया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स चेंज हुआ पर यूनिट एरिया, तो क्या बदल गया, इसका प्रेशर बदल गया। मतलब P से प्रेशर की वैल्यू क्या हो गई, P डैश। पहले उस प्रेशर से ये मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अब चेंज हुआ हीट देने पे या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे, जिसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव कर गया। ठीक है, अब जैसे ये मूव किया, इसके जो पार्टिकल होंगे या इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, v से वो भी चेंज हो जाएगा, v डैश। शुरुआत में वॉल्यूम जब फिक्स था, तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे रेस करता जा रहा था एक डेफिनेट टाइम तक। आप ऐसा समझो, छोटे से कमरे में 50 बंदों को भर दो, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे, उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और वही उसकी वॉल को खिसका दो, तो टेम्परेचर में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ भी जैसे इसका वॉल्यूम चेंज होगा, इसका टेम्परेचर भी टी से चेंज होके क्या हो जाएगा, टी डैश। तो हमने देखा यहाँ पे कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे इस सिस्टम में प्रेशर की वैल्यू चेंज हुई, देन वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हुई, देन टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हुई। और ऐसा करने के बाद एक और क्वांटिटी आती है जिसे कहते हैं रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। तो जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस होगी वो भी तो बदल जाएगी। अभी छोटा सा एरिया था, इनको मूव करने को मिल रहा था, वी वी वॉल्यूम मिल रहा था। अब वो वी से चेंज हो गया वी डैश। ये चेंज हो गया, मान लो आप ऐसा समझो, कितना हो गया, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे होगे। बच्चे समझ में आ रहे हैं नहीं? यस सर। यस सर। सर हाँ, तो अगर इसका वॉल्यूम, अभी मान लो एक छोटे से बच्चे को इतना सा एरिया मिला हो खेलने के लिए, तो और अगर उसका एरिया बढ़ा दिए, तो दोनों में क्या फर्क आएगा, उसके अंदर रैंडमनेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वो और ज्यादा मूव कर सकता है, वो और ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो सकता है। तो इस डिग्री को कहते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, इसे कहते हैं एंट्रोपी। तो एक और क्वांटिटी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपके लिए नया है, वो भी पहले कुछ और थी, कांस्टेंट थी। अब जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया, उसकी वजह से उसके अंदर एंट्रोपी में चेंजेस आ गए। तो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के हमें कुछ वेरिएबल्स मिल गए, यही आपके बेसिक वेरिएबल है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। कौन कौन से, प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, and entropy
एस। अब इसे याद करने का आपको एक तरीका बताया था, एक सेंटेंस था, किसी को याद है? Yes, sir. Statistical physics and thermodynamics validate following guidelines and useful hints. बिल्कुल, वेरी गुड। तो स्टैटिस्टिकल मीन्स एस, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स मीन्स एस पी टी मिल गया, वैलिडेट्स से क्या मिल गया, वी। तो ये जो सेंटेंस के ऊपर के चार टर्म थे या चार वर्ड थे, उनके जो फर्स्ट लेटर थे वो क्या बना रहे थे, वेरिएबल्स बना रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। अब इन्हीं के साथ हम डील करने वाले हैं, लेकिन डील करने से पहले कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो हमें आगे हेल्प करेगी, हम उसे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम सिस्टम की बात किए तो हमें वेरिएबल मिल गया, और वेरिएबल के साथ जो डील करेगा वो क्या होगा, वो होगा सराउंडिंग वॉल्स। जितने भी, जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर का आप क्या कर रहे हो, उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो अंदर, या आप प्रेशर कुकर का जो मटेरियल होता है, मान लो एल्यूमिनियम है, तो वो एक तरीके से क्या है, वो थर्मोडायनेमिक वॉल है जो एनर्जी को ट्रांसमिट कर रही है, किससे, कहाँ पे, सराउंडिंग में। तो ये दो तरीके की वॉल होती है, एक होती है आपकी एडियाबैटिक वॉल और एक होती है आपकी डायथर्मिक वॉल। दो तरीके की वॉल होती है आपकी, और इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब सीधा सीधा होता है कि किस तरीके से हीट को हम ट्रांसफर करें। हाँ, एक होती है आपकी, अगर आप वॉल की बात करो तो जो भी वॉल होगी थर्मोडायनेमिक होगी। मैं इसे इस तरीके से लिखता हूं, थर्मोडायनामिक वॉल्स कितने टाइप की होंगी, दो टाइप की होंगी। सबसे पहली हम बोलेंगे एडियाबैटिक, एडियाबैटिक वॉल, और जो दूसरी होगी वो होती है आपकी डायथर्मिक वॉल, डायथर्मिक वॉल। पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स इन्हीं दोनों वॉल्स पे डिपेंड करता है। अब दोनों का मतलब क्या हुआ, एडियाबैटिक और डायथर्मिक वॉल की के बीच में भी हम कुछ आपको एग्जाम्पल के बिहाफ पे समझाते हैं। हमने देखो यहाँ पे क्या किया, एक इस तरीके से एक सिस्टम माना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और एक दूसरा सिस्टम यहाँ मानते हैं, और इसको हमने एक वॉल से सेपरेट किया। इधर भी इसे हम एक वॉल से सेपरेट करना है। अगर अगर मैंने कहा ये है ए और ये है बी, ए से बी में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, अगर ए से बी में हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो हम इसे कहेंगे डायाथर्मिक वॉल, इसे हम कहेंगे डायथर्मिक वॉल। मतलब डायथर्मिक वॉल एक तरीके का कैसा वॉल है, कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग, Conducting. कंडक्टिंग वॉल है, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि वो कंडक्ट करके हीट को ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन अगर हम एडियाबैटिक वॉल की बात करें, ये वॉल अगर एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक वॉल, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, अगर ये आपका ए है, ये बी है, और मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ और यहाँ पे इसको अलाउ कर दे रहा हूँ, मतलब सेंटेंस में भी लिख देता हूँ, आप याद रख सकते हो। डायाथर्मिक वॉल allow to heat transfer,
फ्रॉम ए टू बी। और एडियाथर्मिक वॉल क्या, एडियाबैटिक वॉल क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक वॉल does not allow to heat transfer from A to B। ठीक है, मतलब एडियाबैटिक वॉल एक तरीके की इंसुलेटिंग वॉल होती है और डायाथर्मिक वॉल एक तरीके की कंडक्टिंग वॉल होती है। ठीक है, यहीं से सबसे पहला लॉ आया है आपके थर्मोडायनेमिक्स का, इसे हम कहते हैं जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है ये? अगर एक सिस्टम हमने माना ये, दूसरा सिस्टम हमने माना ये, और तीसरा सिस्टम हमने माना ये, तीन तरीके के सिस्टम है, इसे मैंने कह दिया ए, इसे कह दिया बी, और इसे कह दिया सी। तो ये क्या कहता है? और इसके कहने से पहले आप ऐसा समझो कि अगर बात को समझना थोड़ी सी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ए बी का दोस्त है, ए किसका दोस्त है? बी का दोस्त है, और ए सी का भी दोस्त है। अगर ए बी का मतलब बी और सी का कॉमन दोस्त है क्या? ए, बी का भी ए दोस्त है, सी का भी ए दोस्त है, देन बी और सी भी आपस में कैसे होंगे? दोस्त होंगे। इस लॉ को किसने दिया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से यहां जानते हैं, और इन्होंने दिया था एच.एल. फॉलर 1931, इन्होंने दिया था इस लॉ को। मतलब इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में बोला था कि अगर ए और बी ये दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वर्ड को समझना, ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन ऐसे समझो कि सेपरेटली बी और सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी भी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और सी भी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस लॉ इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों बात समझ में आई क्या? Yes, sir. इसका मतलब आप जरा मुझे बता सकते हो कि किन दो सिस्टम के बीच में, किन दो सिस्टम के बीच में एडियाबैटिक वॉल होगा? अगर मैं किसी सिस्टम को बनाना चाहूं, देखो यहाँ पे मैं एक सिस्टम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे किस तरीके से थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। हाँ, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक वॉल बनाया, और इसके बीच में भी मैंने यहाँ पे एक वॉल बनाया, और मैंने कहा ये जो पहला सिस्टम है ना, ये ए, वो ये रहा बी, और ये रहा सी। तो दिमाग लगा के बताओ कि ये वाला वॉल कौन सा होगा और ये वाला वॉल कौन सा होगा? सर नीचे वाली डायथर्मिक होएगी और सर बीच में दोनों ही बच्चे सेपरेटली मेरे का टर्म बोला गया है, ये दोनों सेपरेटली ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अलग अलग। तो अलग अलग होने का मतलब क्या है? ये कैसा होना चाहिए? ये आपका एडियाबैटिक होना चाहिए। एडियाबैटिक।
तो ये जो वॉल होती है ये होती है एडियाबैटिक वॉल, और ये होती है आपकी डायाथर्मिक वॉल। ठीक है, इस तरीके से हम इस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। फिर से एक बार सुनना, अगर कोई सिस्टम बी ए के साथ और सी ए के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस लॉ इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब एक बात और थोड़ा सा ऊपर मैं लेकर आ रहा हूँ वापस। अब यहाँ पे आपको जो वेरिएबल सर मिला था, हाँ सर इस वाले जो आपने अभी डायग्राम बनाया था, इसमें जो आपने ये डायथर्मिक वॉल्स दिखाई थी, तो मतलब इसका मतलब है ये एडियाबैटिक नहीं हो सकती? कौन सी, ये वाली? ये हाँ, नहीं हो सकती। ये हाँ, सर। कैसे? अगर एडियाबैटिक होगी तो ये दोनों आपस में आइसो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते, क्योंकि हीट का ट्रांसफर तो ऐसे होगा ही नहीं। बिकॉज सर ए चेंज बी के साथ भी वही कर रहा है जो सी के साथ भी कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम एक दूसरे की वजह से नहीं है, इस ए की वजह से है। क्षितिज बेटा, समझ में आई बात? सर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? क्योंकि इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि जो वो टेम्परेचर वेरिएबल है वो सिर्फ सेम हो जाए। उसका मतलब तो ये होता है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट हो जाए। हाँ थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है। तो बिल्कुल। वो तो अगर एडियाबैटिक वॉल्स होंगी तब कांस्टेंट नहीं हो सकते, तब तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं वो क्यों? प्रेशर। देखो प्रेजेंट टाइम में, अच्छा मैं तुम्हारे हिसाब से बताता हूँ। प्रेजेंट टाइम में हमने ए, बी और सी, ये जो तीन सिस्टम लिए, तीनों को उसके खुद के प्रेशर और खुद की वॉल्यूम पे रखा, तो क्या वो चेंज हो जाएंगे? मैंने एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनाया, एक पिस्टन बनाया, एक बॉक्स बनाया जिसका वॉल्यूम फिक्स है और जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है, तो उसका वॉल्यूम और उसका प्रेशर कैसा हुआ? कांस्टेंट। यस सर। तो इसका मतलब ए, बी और सी का वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट है। यस सर। अब मैंने क्या किया, हीट किसको दी? ए को दी। अगर मैं ए को हीट दिया तो वो ए से हीट कहां कहां जाएगी? बी और सी में जाएगी सेपरेटली, ए से बी में जाएगी और ए से सी में जाएगी, ऐसा मैं बोलूंगा, जाएगी। यस सर। और मैंने अब एक टाइम के बाद वहां से हीट हटा दिया, अब मैं नहीं दे रहा ए को हीट, देन क्या होगा? थोड़ी देर के बाद बी और ए ये दोनों आपस में डायथर्मिक वॉल से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों का टेम्परेचर कैसा होगा? इक्विलिब्रियम में आएगा आफ्टर सम टाइम। ऐसे ही ए और सी भी किस वॉल से जुड़े हुए हैं? डायथर्मिक वॉल से जुड़े हुए हैं, तब तक जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तभी तक तो हीट ट्रांसफर होगी। जैसे ए और बी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जब ए और बी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो क्या हीट ट्रांसफर होगी ए टू बी? नो सर। नहीं। अब वही वैल्यू ए की बदलनी नहीं है, ए की भी वही होगी और सी की भी वही होगी, तभी तो ए से सी में हीट का ट्रांसफर बंद होगा। इसका मतलब ए बी के साथ कैसा हुआ? थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में, और ए सी के साथ कैसा हुआ? थर्मल इक्विलिब्रियम में, हुआ ना? अब यस सर। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब ए सेपरेटली बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, या आप ऐसा समझो ए का टेम्परेचर टी है और बी का टेम्परेचर भी टी है, तो सी का भी टेम्परेचर कैसा होगा? टी ही होगा। यही बात बोले, ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। अब देखो अगली बात हम क्या करने जा रहे थे। हाँ,
हम यहाँ पे बात कर रहे थे इस सिस्टम की, इस सिस्टम के वेरिएबल्स हमें क्या मिले थे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो इनिशियल थे। ये तो रैंडमनेस है, इसकी बात हम लास्ट में करेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट थी अभी के लिए। अभी हम एंट्रोपी से बहुत दूर रहने वाले हैं। क्यों एंट्रोपी से हम दूर क्यों रहने वाले हैं? बिकॉज एंट्रोपी एक तरीके की रजिस्टिव प्रॉपर्टी है। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी एंट्रोपी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा पार्टिकल्स में उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। जैसे आप जितना ज्यादा आपका दिमाग इधर उधर भागता है पढ़ाई को छोड़कर, उतनी ज्यादा आपकी एंट्रोपी बढ़ रही होती है। और जितना आप अपने आप को फोकस वे में पढ़ाई करते हो, आपकी एंट्रोपी एक तरीके से कभी घट नहीं सकती, ये बात समझो, लेकिन हाँ वहां पे इक्वल हो सकती है, मेंटेन कर सकते हो उसे, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है, इसके बारे में हम बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लास्ट में, क्योंकि अभी इसका कोई और पार्ट भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी कुछ नहीं है इसलिए। तो पीवीटी, तो यहाँ पे पी वी और टी को मिलाकर एक रिलेशन दिया गया जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। फॉर एन मोल गैस, एन मोल ऑफ गैस क्या है भाई, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। जितने भी चेंजेस होंगे इसी फॉर्मूला के बिहाफ पे ही होंगे। ठीक है, याद रहेगी बात बच्चे? यस सर। अब देखो यहां से कुछ लॉज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, आपको नोट वाइज ही बताता हूं। एक छोटा सा बॉक्स यहां बना देता हूं। मैंने कहा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मतलब पी और एन और आर क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर होता है गैस कांस्टेंट। तो हमने 1 मोल ऑफ गैस की बात कर ली और आर क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से हम पीवी प्रोपोर्शनल टू टी हम कह सकते हैं, कह सकते हैं ना कि पीवी का जो प्रोडक्ट होगा वो टी के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहीं से देखो फॉर्मूला क्या बना, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर पी को कांस्टेंट कर दो तो रूल क्या बनेगा, कांस्टेंट हो गया तो v प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, और अगर एट कांस्टेंट v कर दो, वॉल्यूम कर दो, तो अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो ये भी हट जाएगा, तो p प्रोपोर्शनल टू क्या मिल जाएगा आपको, t। और जब आप pv दोनों को साथ रखो t को कांस्टेंट कर दो तो उस केस में क्या हो जाएगा, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर T P प्रोपोर्शनल टू 1/V। यही तीनों लॉज हमें इस रिलेशन से मिलते हैं। और हमें आगे जो भी प्रोसेस मिलेंगे, कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस मिलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम के मिलेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर के मिलेंगे, तो हम उनको इन्हीं के हिसाब से डील करेंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आई ना यस बात? सर। हाँ, यस सर। यस सर। अब आते हैं आगे। ये था हमारा जीरोथ लॉ, सबसे बेसिक लॉ। यहीं से सारी चीजें स्टार्ट होती क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। देन अगली जो बात है वो है आपकी इंडिकेटर डायग्राम। क्या है, इंडिकेटर डायग्राम। अभी हम इस चैप्टर को पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं बस। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व पता है या कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम पता है क्या होता है बच्चों? एनी आइडिया? और ऐसा मतलब आइडिया तो नहीं है, बट ये हो सकता है कि डिफरेंट मटेरियल जो है डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका कर्व कैसे जाता है, वॉल्यूमेट्रिक कर्व, ऐसा कुछ। नो, तुम ना दिमाग लगा रखो, मैं पता नहीं है। गेस कर रहे हो, तुक्का मार रहे हो बेटा। और कोई, चलो हिंट दे देता हूँ।
ये आप लोगों ने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओम्स लॉ याद है? यस सर। तो ओम्स लॉ का जो कर्व था ना, ओमिक बिहेवियर, वो जो कर्व है उसी को कहते हैं, उस डायग्राम को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक कर्व। जितने भी हमारे पूरी फिजिक्स में जितने भी कर्व वोल्टेज और करंट के बीच में बनेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऐसे यहाँ पर जो भी डायग्राम आपके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बनेंगे उन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। क्या कहते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। तो देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। एक एक्सिस मैंने ये ले ली और एक एक्सिस मैंने ये ले ली। ऊपर वाली एक्सिस ऑलवेज प्रेशर होती है P, और ये वाली एक्सिस हमेशा वॉल्यूम होती है V। अब हमने यहाँ पे एक प्रोसेस लिया किसी टेम्परेचर पे, मतलब कोई एक मटेरियल लिया, उस मटेरियल की स्टडी की, और आपको ये बिहेवियर बहुत ही आपके लिए सिमिलर है कि इसका जो नेचर होता है ना वो बिल्कुल इस तरीके से ऐसा गया ये, और इस पॉइंट को हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं अपने ग्राफ में। ये रहा, हमने कहा ये है इनिशियल प्रेशर P1, ये है इसका वॉल्यूम V1, ठीक है। और अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये इनिशियल नहीं है, ये इनिशियल है। हमने यहाँ से प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज किया P1, और ये है आपका वॉल्यूम V1। देन धीरे धीरे हम इसे इंक्रीज करते जाते हैं प्रेशर को, हम यहाँ पहुंच गए P2। तो हमने देखा जो वॉल्यूम की वैल्यू मिली हमें वो है V1, V2 सॉरी। तो ये रिलेशन अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। देखो ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। जैसे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करेगी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो देखो ये क्या फुलफिल हो रहा है यहाँ पे बच्चे? फुलफिल हो रहा है ना? यस सर। अब यहाँ पे Yes, sir. अगर, हाँ, अब अगर मैंने एरो ऐसा बनाया, मैं एक और ग्राफ नीचे साइड में यहाँ पे बना रहा हूँ, छोटा ही बनाता हूँ। और इसमें भी जो स्लोप है वो ऐसा ही है, सेम पॉइंट ले रहा हूँ। ये है P2, ये है V2, ये P1, ये है V1। अब देखो यहाँ पे मैंने एरो को इस तरीके से ड्रॉ किया। मतलब क्या है? मतलब ये है वॉल्यूम क्या कर रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम की इंक्रीज करने पे प्रेशर की वैल्यू घट रही है ना? तो इसे कहते हैं, इस तरीके का जो ग्राफ होता है इसे कहते हैं एक्सपेंशन। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है। अब अगर मैं एरो को ऐसा बनाऊं तो देखो ऐसे करने पे क्या हो रहा है? प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, बीच में गैसियस मॉलिक्यूल है और मैं उसे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंप्रेस करना। तो ये, कंप्रेशन। हाँ, तो इसे कहते हैं हम कंप्रेशन। तो हमेशा आप लोग ये बात याद रखोगे कि जब भी कोई भी इंडिकेटर डायग्राम आपको दिखे जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हो वो आपका एक्सपेंशन होगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है
तो वो आपका कंप्रेशन होगा। ठीक है। एंड द ग्राफ या डायग्राम प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नोन एज इंडिकेटर डायग्राम। ये बात याद रहेगी बच्चों। हाँ या ना? सर ये कांस्टेंट प्रेशर पे है ये वाला डायग्राम? नहीं, टेम्परेचर पे। प्रेशर देखो, कांस्टेंट टेम्परेचर, हाँ सर, प्रेशर और वॉल्यूम तो गलती चेंज से हो रहा है प्रेशर ना। बोल गया मैं। हाँ, यस सर। ये जो डायग्राम सर है। हम्म, इस डायग्राम को आइसोथर्म डायग्राम भी बोलते हैं क्या? बच्चे अभी ये बात नहीं, हाँ यही बोलते हैं, बट अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी आगे है। ठीक है। इस डायग्राम को हम यस आइसोथर्मल सर। ही कहते हैं क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस, चलो अब तुम बोल दियो तो मैं बता देता हूँ। थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो होता है, देखो हमें जो पढ़ना है ना इंडिकेटर डायग्राम की, अभी थोड़े से और आगे की बात है तब बताते हैं, वेट करो थोड़ी देर और। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा और यस वेट सर। करो। अब मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया इसी से रिलेटेड, देखो यहाँ पे एक और मैंने आपको एक क्वांटिटी एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम मैंने और यहाँ पे प्लॉट किया। देखो और समझो, मैंने वो डायग्राम ऐसा बनाया। ओह, ये सही नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा ये, चलो मैं ही बनाता हूँ। मैंने क्या किया, एक तो ऐसा ग्राफ बनाया और दूसरा ऐसा ग्राफ बनाया। ठीक है ना, एक पॉइंट ये रहा, इसका एक पॉइंट ये रहा। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी इंडिकेट कर देता हूँ। इसका ये हो जाएगा प्रेशर, इधर P, इधर आपका V। इनिशियली प्रेशर P1 और इसे कह दिया V1, इसे कह दिया V2, इसे कह दिया P2। और ये पॉइंट है आपका A, ये है B, इधर से X ले लिया ये वाला प्रोसेस, और इधर से Y ले लिया। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे प्रोसेस पे मैंने डायग्राम पे एरो ऐसा बनाया, और दूसरा डायग्राम जो एक ग्राफ था उस पे इस तरीके से बनाया। अब इस तरीके का जो डायग्राम मिलता है, मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जो कि ए से स्टार्ट हुआ और इस पाथ से होता होता यहाँ पहुंचा बी पे, और फिर वो वापस उसी थोड़ा सा दूसरा पाथ लिया और दूसरे पाथ से पहुंचता पहुंचता फिर से वापस गया। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। अब इस साइक्लिक प्रोसेस में थोड़ी चीजें हमें स्टडी करनी है। ठीक है, क्या स्टडी करना है? देखो ऊपर फिर आ रहे हैं हम। हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस लिया, समझना। हमने कहा एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट आपका ये रहा। ये एक छोटा सा पार्ट लिया और इसे हम कुछ ले लेते हैं, ए बी सी डी मानते हैं स्मॉल में, ए बी सी और ये डी। और हमने ये माना कि ये इतना क्लोज है ना कि ये जो आप देख रहे हो डी से लेकर ए तक का जो लाइन है, मीन्स आप ऐसा समझो जो ए डी की वैल्यू है इज इक्वल टू सी बी। ये दोनों आपस में कैसे इक्वल है, ये इतना क्लोज है। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो किसी एक प्रेशर पे हमें मिल रही है, यहाँ पे हमने पी प्रेशर पे मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे सी डी मिल रहा है हमें, सी डी, इसे हमने कह दिया डी वी। चेंज इन वॉल्यूम हमने कहा ये हो गया आपका डी वी, छोटा सा चेंज। समझ में आ रहा है बच्चे? ये जो मैंने यहाँ पे लिया, Yes.
अब इसका हम क्या Yes, sir. फाइंड कर रहे हैं, इसका हम एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये आपको मैंने पहले ही बताया, ये नियरली इक्वल टू सेम ही है एक तरीके से। तो अगर ये सेम ही है तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं, तो ये एक तरीके का क्या है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर का काम क्या कर रहा है, एडी, और बेस का काम कर रहा है सीडी। तो क्या मिल गया आपको, पी इंटू डीवी। ये जो एरिया है, इस एरिया को कहते हैं हम वर्क डन, कि इस सिस्टम ने कितना वर्क किया। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे वर्क डन कह देंगे, तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, समझो। वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू, जो अभी आपने पीछे का पिस्टन फिटेड सिलेंडर लिया था, ये रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, F इज इक्वल टू पी इंटू ए। एक हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसपे फोर्स की वैल्यू क्या मिल रही है, पी इंटू ए। पी यहाँ पे प्रेशर है, ए यहाँ पे एरिया है, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, पी इंटू ए इंटू डी एक्स। ये हो गया उसका एरिया, ये हो गया उसकी थिकनेस। तो एरिया और थिकनेस मिला के क्या बनाएगा, आप ऐसा समझो कि ये आ, इसका एरिया था ए, ये इसका एरिया था ए, और ये मूव करता 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 यहाँ पहुंच गया इस पोजीशन पे। इसने यहां से यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, dx। तो इसके बीच में इसे आप क्या बोलोगे, ये कौन सी क्वांटिटी बना रहा है, a इंटू डी एक्स। बच्चों, इस सिलेंडर का ये कौन सी क्वांटिटी है, a इंटू डी एक्स। वॉल्यूम सर। वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे इसे वॉल्यूम लिख सकते हो। देखो आपको डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या मिल गया, टी इंटू डी। तो इस सिस्टम का वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन। अब देखो, वर्क डन मीन्स ये वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V2 से लेकर V1 में चेंज हो रहा है। मतलब वॉल्यूम क्या है, एक्सपेंड कर रहा है ना। तो इसकी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, और यहाँ से आपको मिल गया इंटीग्रल ऑफ P इंटू डी वी। कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल जो वैल्यू है वो है V2, और जो फाइनल है वो है V1। ये मिल गया आपको वर्क डन। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, इसके लिए वर्क डन बताओ। ये तो था एक्सपेंशन, यहाँ पे जो वर्क डन आएगा उसे आप कैसे लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ पी इंटू डी। तो यहाँ भी मिलेगा, एक छोटा सा हम स्पॉट लेंगे और फिर उसे इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ होगी इसमें, V1 से लेकर V2 तक। तो बताओ जरा, ये क्वांटिटी कौन सा वर्क डन पॉजिटिव, पहला वाला या दूसरा वाला। बताओ सर बच्चों, पहला वाला। पहला वाला क्यों, सर इसमें V1 जो है वो ज्यादा है ना V2 से, V1 से तो V2 बढ़ ज्यादा, रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा मतलब है। जब उसको, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। तो सर तो फिर जब वो इंटीग्रेट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हम्म, और मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये V2 से V1 है ना। देखो यहाँ पे ये जो है, वेट, और ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये है V1 से लेकर V2 तक, ये है आपका V1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये वॉल्यूम कम हो रहा है, तो V1, ये तो ठीक है। इसको ठीक करना है मैं, देखो जरा ध्यान दो, ये है आपका V1,
ये है आपका V1 और ये है आपका V2। हाँ V2 से V1 बिल्कुल सही है, मुझे ही थोड़ा सा हो गया था। तो ये वैल्यू कैसी, ये वैल्यू आपकी आएगी पॉजिटिव और ये वैल्यू कैसी आएगी आपकी निगेटिव। यस और नो? बच्चे सही है या यस नहीं है? सर, यस सर। सर नेगेटिव कैसे आएगी? देखो अगर आप इसमें से बड़ा कौन सा है, नहीं 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 उल्टा लिख दिया, ये पॉजिटिव आएगी ये निगेटिव आएगी, ये निगेटिव आएगी। नहीं सर, आपने पहले से ही लिखा था, इसमें नहीं V2 छोटा है हम्म सर, ये V2 छोटा है, ये अरे आप V1 बड़ा है। एक सेकंड, यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे तो डीवी की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव या निगेटिव? V1 माइनस V2 आएगा कि V2 माइनस V1 आएगा? बिल्कुल सही, हम पहले सही थे। ये जो V1 है देखो बच्चे, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो थिकनेस है वो कैसी, वो जो ये जो है V1 की वैल्यू ये बड़ी होगी ना, और ये वैल्यू कैसी होगी, छोटी। तो अगर बड़े में से छोटे को आप माइनस करोगे, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। तो इसलिए ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, मतलब हम V1 से V2 जा रहा है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। समझ में आ रही नहीं, ये बात आ रही है? और जब हम इसे इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या आएगा, डीवी की जगह पे V2 माइनस V1। अब V2 आपका छोटा है, V1 आपका बड़ा है, तो अब आप डिफरेंस जब यहाँ पे लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको ये निगेटिव मिलेगा, आपको ये वैल्यू निगेटिव मिलेगी। आप ऐसे समझ सकते हो W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1 आएगा यहाँ पे, और ये वैल्यू आएगी P V1 माइनस V2। अब देखो ये वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2। और यहाँ पे भी देखो V1 इज ग्रेटर देन V2, तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, निगेटिव। ठीक है। अब वर्क डन पॉजिटिव और वर्क डन निगेटिव होने का क्या मतलब है? वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, हमने सिस्टम से वर्क लिया। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम हमें क्या देगा, हमें ऐसा सिस्टम या ऐसा वर्क डन हमें पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अब अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, बात को समझना, दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सिस्टम से वर्क ले नहीं रहे हैं, हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो ये वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव। जैसे हल को जोतना, ये क्या है, ये आपका निगेटिव वर्क डन है। और उसको किसी सिस्टम से खींचना, जैसे आप ट्रैक्टर से खींच रहे हो, ये कैसा है आपका, पॉजिटिव वर्क। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो इस तरीके से दो सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके वर्क डन को डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी हमारा एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब भी वॉल्यूम चेंज इंक्रीज करेगा, हम बैलून को एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और हम उससे निकाल रहे हैं, उस पे उसे कंप्रेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम श्रिंक करेगा। तो ये क्या होगा, ये वर्क डन, इस सिस्टम में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज निगेटिव। ये वर्क डन के साइन कन्वेंशन है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आते हैं। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और बहुत दिमाग लगा के सोच समझ के बताना एक बार में। W A X B C
इसको क्या कहते हैं, इसको सी कह लेते हैं हम, और इसे डी कह लेते हैं, सी डी ए। ये वर्क डन कैसा होगा? और दूसरा हमने लिया बी वाई ए डी सी बी, ये वर्क डन कैसा होगा? बताओ बच्चों फटाफट। पहला वर्क डन कैसा? ए से पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल सही। और दूसरा वाला नेगेटिव। निगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और इसके लिए जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है। आप इस तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना? तो बताओ इन दोनों के बीच का एरिया कैसा? जो एरिया ऑफ, आप ऐसा समझो, मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में, ए एक्स बी वाई ए, इसका एरिया कैसा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक। क्यों पॉजिटिव? देखो ये वाला एरिया कैसा है, पहला वाला जो पॉजिटिव एरिया ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है ना? तो यहां से हमें एक बात समझ में आई, जब भी आपका प्रोसेस कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पे जो वर्क डन होगा ए एक्स बी वाई ए, ये वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और ये जो प्रोसेस है ये कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इस प्रोसेस को हम कैसे मूव करा रहे हैं? इसे हम क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो जब जब भी क्लॉकवाइज प्रोसेस होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, या उसका वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। और जब भी यही एंटी क्लॉकवाइज होती तो नेगेटिव। निगेटिव। इस बात को आप याद रखेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में आपका जो प्रोसेस है वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन की वैल्यू कैसे होगी? और इसके भी आप पे डायरेक्टली हम लोग इसका न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है बच्चे? तो ये था आपका साइक्लिक प्रोसेस। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। अब बच्चे एक काम करते हैं, आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लो,